नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टॉक गाइडेंस में। फ्रेंड्स, आज मैं आदित्य बिरला एएमसी पे डिस्कस करने वाला हूँ। बात करेंगे इस शेयर से रिलेटेड सारे पॉइंट्स और शेयर के अलावा एएमसी कैसे काम करती है और जानेंगे कि इस सेक्टर में कितनी ग्रोथ है। और वीडियो के लास्ट में हम लोग ये जानेंगे कि इस शेयर में लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं। डिस्कशन में आगे बात करने से पहले वीडियो को पॉज कीजिए और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए, क्योंकि बहुत से लोग वीडियो देखते हैं लेकिन लाइक करना भूल जाते हैं। तो इसलिए सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दें। और अगर ये स्टॉक आपके पोर्टफोलियो में है तो कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करें कि आपने ये लॉन्ग टर्म के लिए बाय किया है या शॉर्ट टर्म के लिए। और अगर मेरे से कोई पॉइंट्स मिस हो जाए और आप कोई पॉइंट्स ऐड करना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट कर दें, जिससे और लोगों को हेल्प मिल सके और इस तरह से हम छोटे इन्वेस्टर एक दूसरे की हेल्प कर सकते हैं। इस वीडियो के आधार पर आप बाय या सेल नहीं करेंगे, ये वीडियो सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ के लिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं कंपनी प्रोफाइल के बारे में। तो आदित्य बिरला इंडिया की वन ऑफ द लार्जेस्ट नॉन बैंक एफिलिएट एएमसी में से एक है। ये ऑन टोटल $2,900 बिलियन का एयूएम मैनेज करती है, जिसमें ये म्यूचुअल फंड्स, पीएमएस और ऑफ शेयर को प्रोवाइड करते हैं। और अभी तक अगर हम जून 2021 तक देखें तो इनके ऑन टोटल 118 म्यूचुअल फंड्स स्कीम है, जिसमें 68 डेट स्कीम है, 37 इक्विटी स्कीम है, 2 लिक्विड स्कीम है, 5 ईटीएफ है और 6 डोमेस्टिक एफओएफ है। और ये सभी म्यूचुअल फंड में से सबसे ज़्यादा इन्वेस्टेड फंड आदित्य बिरला सन लाइफ फ्रंटलाइन इक्विटी फंड और आदित्य बिरला सन लाइफ कॉर्पोरेट बॉन्ड फंड। तो अब इन सभी चीज़ से हमें ये तो पता चल गया कि म्यूचुअल फंड सेक्टर में आदित्य बिरला काफ़ी अच्छा नाम है, पर हमें ये भी देखना जरूरी है कि कंपनी रेवेन्यू कैसे अर्न करती है, कंपनी का बिजनेस मॉडल क्या है और जिस सेक्टर में कंपनी काम करती है उसका ग्रोथ कितना है। तो चलिए इसके लिए हम लोग को समझना होगा कि एएमसी काम कैसे करती है। तो कोई भी एसेट मैनेजमेंट कंपनी एक तरह की एसेट लाइट कंपनी होती है, यानी कि ऐसे बिजनेस जिसे रन करने के लिए बहुत मशीन या प्लांट इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं होती है और ना बहुत ज़्यादा कैपिटल की जरूरत होती है। मोस्टली ये ऐसे टाइप के बिजनेस हैं जिसमें ह्यूमन इंटेलिजेंसी बहुत ज़्यादा काम आती है। तो इनका ज़्यादा एक्सपेंस अपने एम्प्लॉय को सैलरी देने और ऑफिस में जाता है। और इनकी रेवेन्यू की बात करें तो ये जो भी स्कीम ऑफर करते हैं उसमें इन्वेस्ट करने के बदले ये लोगों से कुछ फी चार्ज करते हैं। तो अब अगर हमें किसी एएमसी में इन्वेस्ट करना है तो कुछ ऐसे पॉइंट्स होते हैं जिनको देखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। पहला, फंड हाउस की रेपुटेशन। दूसरा, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि फंड मैनेजर एएमसी की ग्रोथ डायरेक्टली रिलेट करती है कि उसके फंड्स कितने अच्छे परफॉर्म करते हैं। और फंड्स अच्छे तभी परफॉर्म करेंगे जब उसका फंड मैनेजर एक अच्छी स्ट्रैटेजी को यूज करेगा। तो फंड मैनेजर को ट्रैक करना भी बहुत ज़रूरी होता है। तीसरा, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है, एएमसी की फंड की परफॉर्मेंस और ग्रोथ। जो जितना ज़्यादा एएमसी के फंड्स बेंचमार्क को आउट परफॉर्म करेगा उतना ज़्यादा ही लोग उस फंड में इन्वेस्ट करेंगे। कंपनी की स्ट्रेंथ की बात करें तो पहला, कंपनी का कस्टमर बेस बहुत तेजी से ग्रो कर रहा है। दूसरा, कंपनी का प्रोडक्ट पोर्टफोलियो वेल डाइवर्सिफाइड और साथ ही इनोवेटिव स्कीम पे भी बहुत ज़्यादा ध्यान देती है। तीसरा, आदित्य बिरला इंडिया की लार्जेस्ट नॉन बैंक एफिलिएटेड एएमसी में से एक है। चौथा, कंपनी एक्सपीरियंस प्रमोटर के साथ एक ट्रस्टेड ब्रांड भी है। तो इंडिया में इक्विटी इन्वेस्टमेंट आगे चलकर तो ग्रो होने ही वाला है, क्योंकि आज के डेट में इंडिया के टोटल पॉपुलेशन में से सिर्फ 2 से 3% लोग ही इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो ऐसे में इस सेक्टर में ग्रोथ तो पक्का है। बट फ्रेंड्स, एक चीज़ बहुत ज़्यादा ध्यान देने वाली बात है कि जैसे जैसे सब कुछ डिजिटल होता जा रहा है और सभी न्यू एज कंपनी एंट्री कर रही है जो कि लोगों में इंडेक्स फंड को ज़्यादा प्रमोट कर रही है। ऐसा वो इसलिए कर रही है क्योंकि इंडेक्स फंड में बहुत ही कम चार्ज लगता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि इंडेक्स फंड को मैनेज करने के लिए फंड मैनेजर की एफिशिएंसी नहीं लगती है। फ्रेंड्स, आइए अब टेक्निकल ग्राफ भी रिव्यू कर लेते हैं। तो ये इसका आदित्य बिरला सन लाइफ का एएमसी का आपका टेक्निकल ग्राफ है ये। तो यहाँ पे चार्ट पे आप देख सकते हैं कि अभी जो आपका सपोर्ट है 580 के पास इसका सपोर्ट है, जो यहाँ से एक बार ये यहाँ से रिट्रेट होके यहाँ पे आसपास कुछ 600 के आसपास में ये तकरीबन यहाँ पर ट्रेड ये हो रहा है। यहाँ पे ये अभी स्टॉक है। तो देखिए जो 580 का है, एक चीज़ और मैं आपको बता दूं कि ये जो 580 का जो सपोर्ट है ना, ये आपको 1 महीने पहले मैंने इस पे टेक्निकल ग्राफ पे इसी पे चार्ट पे मैंने वीडियो बनाया था। आप चाहोगे तो जाके देख सकते हो, चैनल पे मेरे वीडियो अपलोड है और मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दूंगा इसका। तो उसमें भी ही मैंने बता दिया था कि 580 इसका सेकेंड आपका सपोर्ट होगा। अगर ये 620 के आसपास का अगर ये सपोर्ट टूटता है तो यहाँ से ब्रेकडाउन देगा तो ये 580 अगला सपोर्ट निकल के आएगा।
और देन अगर यहाँ से भी ब्रेकडाउन देगा तो कौन सा सपोर्ट होगा वो मैं अभी आपको बता दूंगा। खैर उस वीडियो में मैं डिटेल में बताया हूँ सारा कुछ कि ये क्यों सपोर्ट मैं 580 का दिया था या फिर इसके अगले वाला क्यों सपोर्ट देने वाला हूँ, वो भी मैं क्यों बता रहा हूँ कि अगला सपोर्ट वो कौन सा है, क्या रीजन उसके पीछे, वो सारा कुछ उसमें डिटेल वीडियो है। तो उस वीडियो को आप देख के समझ सकते हैं। तो खैर फिलहाल मैं इस वीडियो पे उतना डिटेल में मैं नहीं डिस्कस करूँगा। तो मैं आपको बता दूँ कि अगर यहाँ से ये ब्रेकडाउन देता है तो क्या होगा, अगला सपोर्ट आपका 500 का निकल के आ रहा है। ठीक है, ये होगा इसका अगला सपोर्ट। अब 500 क्यों निकल के आ रहा है, तो देखो पहला ये था करेक्शन, 720 का हाई था, करेक्शन लिया 620 के आसपास में, ये इसका आया 10% का आपका ये नीचे की ओर गिरा। ठीक है, इसके बाद फिर ये गिरता है, ब्रेकडाउन देता, तो फिर अगला जो होता है 20% का जो 580 था, इसलिए मैंने आपको बताया था। अब जो बता रहा हूँ 500 रुपये का, ये इसका 30% का ये है आपका अगला होगा जो 30% तक गिरेगा। तो इसलिए मैं आपको 500 का सपोर्ट बता रहा हूँ कि अगला सपोर्ट 500 का है। तो खैर उस वीडियो में आप जाओगे तो अच्छे से मैं डिटेल में बताया हूँ सारा कुछ, तो उसमें आप अच्छे से समझ जाओगे। तो इसके बाद अगर ब्रेकडाउन देता है तो फ्रेंड्स ये 500 का सपोर्ट है, ये आप जान लो, ये आप इस चीज़ का ध्यान रखना। मैं ये नहीं कहता हूँ कि 100% ये 500 तक, अगर यहाँ से ब्रेकडाउन देने के बाद भी ये 500 तक जाएगा ही जाएगा, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ, बट बहुत ज़्यादा चांस है कि 500 तक ये करेक्शन ले सकता है और यहाँ से फिर रिट्रेट कर सकता है। ये भी हो सकता है कि यहाँ से भी ये रिट्रेट कर जाए। तो दोनों में से कोई भी चीज़ हो सकती है, ब्रेकडाउन दे के 500 के आसपास से कहीं से रिट्रेट करे या फिर यहाँ से भी रिट्रेट करे। तो आप इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। जो भी इसमें एंट्री कर रहे हैं, जो लॉन्ग टर्म के लिए जो भी एंट्री कर रहे हैं, तो आप यहाँ पे कुछ यहाँ पर क्वांटिटी आप बाय कर सकते हैं इसके आसपास में 580 के आसपास में, बट बहुत ज़्यादा चांस है कि यहाँ से भी ये गिर जाएगा। तो पूरे पैसे यहाँ पर कैपिटल मत आप यहाँ पे इन्वेस्ट कर देना। अगर कोई इसमें लॉन्ग टर्म में जाना चाहता है तो उनके लिए कि ये आप पूरे पैसे यहाँ मत डाल देना। हो सकता है यहाँ से ब्रेकडाउन दे और अगला सपोर्ट 500 के आसपास जो निकल के आता है, तो देन यहाँ के लिए भी आप एवरेज करने के लिए आपके पास कैपिटल होना चाहिए। तो इस चीज़ का आप बहुत अच्छे से और ध्यान रखिएगा इस चीज़ का। कंपनी का इनिशियल रेशियो देखें तो मार्केट कैप अगर देखते हैं तो 17,064 करोड़ के आसपास का मार्केट कैप है। और अब इसका पीई देखते हैं तो 32.42 है, जो कि कुछ महंगा लग रहा है। पीई काफ़ी महंगा है, बट बहुत ज़्यादा महंगा भी मुझे नहीं लग रहा, बट फिर भी महंगा तो है अभी फ़िलहाल के लिए। पीवी देखते हैं तो पीवी अगर देखते हैं तो अपने इसके बुक वैल्यू से अगर कंपेयर करते हैं तो बुक वैल्यू से अभी जो प्राइस चल रहा है शेयर का, आप यहाँ पे तकरीबन 3.5 गुना आपको ज़्यादा अभी वैल्यू पे ये ट्रेड कर रहा है प्राइस, और आपको 3.5 गुना अभी आप प्राइस ज़्यादा दोगे अगर इसका शेयर लेते हो तो। फेस वैल्यू अगर देखें तो 5 है, जो कि आगे आपको स्प्लिट देखने को मिलेगा। डिविडेंड यील्ड 6.55% है, जो कि ठीक है, अच्छा परसेंट या काफ़ी अच्छा दिखने को मिल रहा है डिविडेंड यील्ड इसका। यहाँ पर ऑपरेटिंग रेवेन्यू देखें तो काफ़ी ठीक ठाक है, यहाँ पर भी 1,192 समथिंग करोड़ का आपका ऑपरेटिंग रेवेन्यू है, जो कि अच्छा यहाँ पे देखने को मिल रहा है। नेट प्रॉफिट देखें तो 526.28 करोड़ का नेट प्रॉफिट है, जो कि ये भी एक अच्छा है। प्रमोटर होल्डिंग देखें तो 86.5% का प्रमोटर होल्डिंग है, जो कि काफ़ी ज़्यादा ही प्रमोटर होल्डिंग है। तो एक चीज़ मैं आपको बता दूं, एनएससी का गाइडलाइन है कि तकरीबन शायद 75% का ही प्रमोटर होल्डिंग होना होता, बट यहाँ पे 86.5% है, जो कि ज़्यादा है। तो इस चीज़ का भी आप ध्यान रखिएगा, इतना ज़्यादा क्यों है। आप अगर और इसमें अगर इन्वेस्ट करते हैं तो आप जरूर इस पे एक बार इस चीज़ पे जरूर डिस्कस करिएगा। मीन्स इस चीज़ पे आप जरूर एक बार रिसर्च कर लीजिएगा कि प्रमोटर होल्डिंग इतना ज़्यादा क्यों है, क्योंकि एनएससी का गाइडलाइंस जो है वो 75% तक का ही गाइडलाइंस है। खैर, और एक चीज़ फ्रेंड्स, अगर आपको ये पॉइंट्स पता चलता है तो एक्चुअली मैं तो आपको ये बता सकता हूँ कि क्यों ये इतना ज़्यादा है, तो बट फिर भी मैं चाहता हूँ कि आप मुझे पता करके आप कमेंट्स में मुझे बताएं कि प्रमोटर होल्डिंग यहाँ पर इतना ज़्यादा क्यों देखने को मिल रहा है। गाइडलाइंस जो एनएससी का है फिर भी उसके ज़्यादा यहाँ पर क्यों देखने मिल रहा है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करें। ईपीएस अगर देखें तो 18.27 है, जो कि 18 रुपये 27 पैसे है, जो कि ठीक है, अच्छा है। सेल्स ग्रोथ देखें तो माइनस में है। प्रॉफिट ग्रोथ देखें तो 6.45% का आपका प्रॉफिट ग्रोथ है। आरओई और आरओसीई ये दोनों बहुत ही यहाँ पर सही देखने को मिल रहा है, अट्रैक्टिव देखने को मिल रहा है, जो कि ये बहुत ही यहाँ पर अच्छा एक यहाँ पे इस शेयर में, इस कंपनी में देखने को मिल रहा है। खासकर आरओई अगर देखें तो 34.84% का आरओई है, जो कि बहुत ही अच्छा, बहुत ही अट्रैक्टिव यहाँ पर आरओई यहाँ पर है। प्रॉफिट एंड लॉस की बात करें तो ऑपरेटिंग इनकम देखते हैं तो यहाँ पर पिछले 5 साल का अगर देखते हैं, 5 साल का तो नहीं है,
आप एक चीज़ देखो यहाँ पर कि 2015 से 2018 को शो कर रहा है। तो खैर इसे हम अवॉइड करेंगे, इसे आप अवॉइड करो। आप हम लोग पिछले 4 साल पे ही डिस्कस करते हैं, 2018 से लेके 2021 का। तो अगर ये पिछले 4 साल का अगर देखते हैं तो यहाँ पर आपको ईयर ऑन ईयर बेसिस पे यहाँ पर इंक्रीज होता हुआ देखने को मिला, बट 2020 में आपको यहाँ पर कम हो देखने को मिला ऑपरेटिंग इनकम। और जाहिर सी बात है 21 में और कम होता हुआ देखने को मिला। जाहिर सी बात है ये पेंडेमिक की वजह से ये कम हुआ है, जो कि जो भी लोगों ने अपना इसमें जो भी बॉन्ड वगैरह जो भी इसमें चल रहा होगा उन लोगों ने लिए खरीदे होंगे, इनके म्यूचुअल फंड को लोगों ने सेल ऑफ किया है। तो ये जाहिर सी बात है इसकी वजह से आपका ये यहाँ पर गिरता हुआ देखने को मिला है ऑपरेटिंग इनकम। और बहुत सी वजह से गिरा होगा कि उस लोगों ने बाय कम किया होगा, सेल ज़्यादा कर रहे होंगे, तो इस वजह से भी आपका तो सीधा हिसाब है, मिल मिला के सीधी सी बात है पेंडेमिक की वजह से ये आपको कम होता हुआ देखने को मिल रहा है। अदर इनकम देखें तो अदर इनकम यहाँ पर ईयर ऑन ईयर बेसिस पे इंक्रीज होता हुआ देखने को मिला, बट 2020 में यहाँ पर कम हो गया था। जाहिर सी बात है, बिल्कुल मुझे लगता है कि ये पेंडेमिक की वजह से यहाँ पे अदर इनकम यहाँ पे कम होता हुआ देखने को मिला होगा कंपनी का। और आज लास्ट फाइनली अगर हम देखते हैं नेट प्रॉफिट, अगर देखते हैं तो नेट प्रॉफिट पिछले 4 साल का देखें तो यहाँ पर इंक्रीज होता हुआ ही देखने को मिला है ओवरऑल, जो कि एक अच्छी बात है। बैलेंस शीट की बात करें तो बैलेंस शीट में शेयर कैपिटल देखते हैं तो शेयर कैपिटल आपका यहाँ पर यहाँ अगेन ये यहाँ पे आपका 5 साल का दिखा रहा है, 2017 से 2021 दिखा रहा है। तो ये चलिए हम यहाँ पे 5 साल का डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ पे 5 साल पे अगर देखें तो आपका यहाँ पर शेयर कैपिटल इंक्रीज होता हुआ देखने को मिल रहा था। खैर 4 साल में 2018 से लेके 2021 में तो ये फिक्स रहा, जो कि अच्छी बात है। 2015-17 से यहाँ पर इंक्रीज हुआ था, तो कोई बात नहीं, यहाँ पर फिक्स हो गया यहाँ पे, तो ये एक अच्छी बात है। शेयर कैपिटल इंक्रीज नहीं होना चाहिए ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, वो एक अच्छी बात नहीं होती है। टोटल रिजर्व देखें कंपनी का तो यहाँ पर टोटल रिजर्व अगर देखते हैं तो 2018 से लेके 2021 का देखते हैं तो यहाँ पर कंपनी का टोटल रिजर्व इंक्रीज होता हुआ देखने को मिल रहा है, जो कि ये भी एक अच्छी बात है। अब अगर डेट की बात करते हैं, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट रेशियो होता है, तो ये आप अगर आप देखो तो पिछले 5 साल से कंपनी पे डेट कोई नहीं है, कर्ज कुछ भी नहीं है, कंपनी नो डेट मतलब जीरो डेट पे है, जो कि बहुत ही इस कंपनी में एक प्लस पॉइंट है। जिस वजह से अगर आप चाहो तो लॉन्ग टर्म में जा सकते हो, 100% ये आपको प्रॉफिट बना के ये कंपनी आपको बहुत ही ज़्यादा चांस है, लगभग 100% आप मान के चलो कि ये कंपनी आपको प्रॉफिट बना के देगी, क्योंकि कंपनी का मैनेजमेंट अच्छा है, फंडामेंटल अच्छी है, और कंपनी का जिस सेक्टर में है उस सेक्टर में ग्रोथ बहुत ही ज़्यादा होने वाला आने वाले समय में देखने को मिल सकता है। तो ये सारे कुछ अगर देखें तो लॉन्ग टर्म में इसके साथ में बिल्कुल जा सकते हैं। तो अब अगर लॉन्ग टर्म के लिए इस कंपनी में इन्वेस्ट करना है तो आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, पर साथ ही ध्यान देने वाली एक और बात है कि HDFC AMC जैसी टॉप कंपनी इस लिस्ट में पहले से है और उसके सामने आदित्य बिरला के पास कोई स्ट्रॉन्ग मोट भी नहीं है। तो अगर मुझे इस कंपनी में इन्वेस्ट करना होता तो मैं एक छोटे इन्वेस्टमेंट के साथ इस कंपनी में लॉन्ग टर्म के लिए जाता। आपको इस कंपनी के बारे में क्या लगता है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करें। उम्मीद है ये मेरी छोटी सी कोशिश आपके कुछ काम आएगी। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दे, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप अपने पोर्टफोलियो का ख्याल रखिए।